ठीक है। सो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारी कमांड्स के बारे में जो गिट के अंदर हम यूज करते हैं। गिट क्या होता है, लेट्स रीस्टार्ट दिस अगेन कि गिट क्या होता है। सो अभी जैसे मैं और जया डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द गिट। सो आई हैव वी कैन डिवाइड द गिट इनटू 3 पार्ट कि गिट एक कंटेंट ट्रैकर है। दिस बेसिकली मीन्स दैट गिट इज ए कंटेंट ट्रैकर। सो गिट कैन बी यूज टू स्टोर कंटेंट कि आपने जो भी कोड लिखा है, जो भी फाइल बनाई है, जो भी इसमें कंटेंट लिखा है, वो उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, राइट। सेकंड, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट स्टोर द कंटेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट कंट्रोल वर्जन। वर्जन कंट्रोल मीन्स कि जब भी आप अपने कोड में कुछ चेंज करते हो और उसको कमिट करते हो तो गिट अपने पास उसको सेव कर लेता है विद कमिट आईडी। और जब आप आज से महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद वापस आप देखना चाहो कि मैंने 6 महीने पहले क्या किया था, देन यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर कमिट आईडी, राइट। तो गिट के पास में आपके काम का वर्जन स्टोर रहता है, आपके फाइल्स का वर्जन स्टोर रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम मीन्स कि हमने डिस्कस किया कि गिट में एक तो रिमोट रिपोजिटरी होती है जो कि सर्वर पर होती है। लेट्स से हम गिटहब यूज कर रहे हैं तो गिटहब के सर्वर पर एक रिमोट रिपोजिटरी हो गई। उसके अलावा आप इस रिपोजिटरी को अपने लोकल सिस्टम पर क्लोन कर लेते हो। दैट मीन्स कि जो सर्वर पर उस रिपोजिटरी में है सारा का सारा आपके लोकल सिस्टम पर क्लोन हो गया है, राइट। सो अगर मान लो कल रिपोजिटरी सर्वर पे कुछ क्रैश हो जाता है या कुछ डिलीट हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो भी आपका कोड सेफ है। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरी की पूरी कॉपी आपके लोकल सिस्टम पर है। अब एक ही रिपोजिटरी पर अगर मान लो 10 प्रोग्रामर काम कर रहे हैं तो 10 के 10 को उस रिपोजिटरी को अपने अपने सिस्टम पर क्लोन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उस रिपोजिटरी का कोड उन 10 के 10 सिस्टम पर स्टोर होगा। तो इस तरह से जो ये कोड, जो रिपोजिटरी है, ये हर सिस्टम पर स्टोर होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, राइट। इसके नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आई विल शेयर दिस इन द चैट विंडो कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा और पढ़ना है इसके बारे में सो यू गाइस कैन रीड दिस आर्टिकल एक्चुअली। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ए गिट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो गिट एक ऐसा वॉचमैन है जो कि अपने कोडिंग के ऊपर निगाह रखता है, ध्यान रखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारे लिए उसको सेफ रखता है। जब कभी भी हम उसको रिकवर करना चाहें, देखना चाहें, वो कर सके। नाउ अब इस वॉचमैन को, इस गिट को हम लोग कैसे यूज करें। इस ये एक तरह से टूल ही है, अपने आप तो काम करेगा नहीं, हमें इसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि तुम्हें कब कब क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज द एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। जैसे कल जया ने क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने गिट क्लोन तो किया ही नहीं, इन्होंने तो गिट इनिट यूज किया है। तो हो सकता है कि आप पहले से कुछ एक फोल्डर बना रखा हो और उसमें आपने कुछ कोड लिख रखा हो, देन यू यूज द गिट इनिट। लेकिन अगर आपकी फ्रेश रेपोजिटरी है, अभी अभी आपने सर्वर पे बनाई है और उसको अपने लोकल पर क्लोन करना चाहते हैं, तो फिर आप एक नया फोल्डर बनाइए अपने लोकल सिस्टम पर और गिट क्लोन यूज करिए उसके लिए। ठीक है। मैं एक बार कमांड लाइन खोल लेता हूं जिससे कि ये जो कुछ चलाने की जरूरत पड़े टर्मिनल पर तो आई कुड इजीली रन आउट दैट। ठीक है। तो राइट, सो गिट इन इट वी ऑलरेडी कवर अप इट कि कल हमने जो किसी रेपो को अपने यहाँ पर अगर आप क्लोन करना चाहते हो, अगर वो फ्रेश कोड है, आपने अपने लोकल पर कुछ भी नहीं किया है, देन यू कैन यूज गिट क्लोन, अदरवाइज यू कैन यूज गिट इन इट। रीड अबाउट गिट कि आपको अगर गिट की सारी कमांड देखनी है तो यू कैन यूज गिट डैश डैश हेल्प।
यहाँ पे ये बताएगा आपको कि आपके क्या क्या गिट्स की कमांड है। इनिट क्लोन है, इनिट है, ऐड है, एमवी है, रीसेट, आरएम, बहुत सारी इसकी कमांड्स होती है। कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो यू गाइस कैन लुक इट आउट दैट। अब किसी पर्टिकुलर एक ही कमांड को आपको उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि गिट ऐड के बारे में मुझे पढ़ना है, तो आई कैन यूज गिट ऐड हेल्प। तो ये इसने एक डॉक्यूमेंट पूरा ओपन कर दिया, इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है गिट ऐड क्या है, क्या इसका डिस्क्रिप्शन है, क्या उसके साथ ऑप्शंस आते हैं, राइट। तो आप उसको देख सकते हो, राइट। ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार आप क्या सोचते हो, आपके सोर्स कोड में कई ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको कि आप गिट के ऊपर डालना नहीं चाहते। जैसे कि आपने कुछ आईडी यूज कर रहे हो, वीएस कोड यूज कर रहे हो, या फिर कोई दूसरा आईडी यूज कर रहे हो, तो वो कुछ फाइल्स बना देता है, हिडन फाइल्स लाइक डॉट प्रोजेक्ट, या फिर कुछ डॉट आईडी करके कुछ फाइल बना देता है। या फिर कुछ इस तरह की इमेजेस हैं, जो बड़ी बड़ी इमेजेस है, आप चाहते हो कि मैं गिट के ऊपर नहीं डालना चाहता, रिपोजिटरी पे नहीं डालना चाहता, क्योंकि रिपोजिटरी की एक फिक्स साइज होती है 2-3 GB के आसपास। आप उससे ज्यादा डालोगे तो फिर वो पैसे मांगेगा, तो आप वो नहीं डालना चाहते। जैसे कुछ बड़ा वीडियो है और वीडियो आपके वेब पेज पे दिख रहा है, और आपने उसको वीडियो सोर्स करके एम्बेड भी किया हुआ है, लेकिन अब आप उसको गिट पे नहीं डालना चाहते। क्यों? क्योंकि इसकी साइज ही बड़ी है, 1 GB का वीडियो ही है। अगर ये एक ही वीडियो 2-3 वीडियो वहां डाल दूंगा, मेरी तो रिपोजिटरी वैसे ही भर जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस गिट को बता सकते हो कि गिट भैया आपको है ना ये फाइल्स जो है देखनी नहीं है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, आप इनको इग्नोर करो, राइट। तो जैसे कि मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर इसी फोल्डर में। पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि गिट से ट्रैक्ड है क्या, गिट स्टेटस, राइट, गिट से ट्रैक्ड है। अब मैं इसमें एक फाइल बना लेता हूँ, लेट से नई फाइल क्रिएट की मैंने, और इसमें मैं लिख देता हूँ डू नॉट न्यू फाइल, पहले सेव कर। फिर नई फाइल बनाई अपने डॉट प्रोजेक्ट, मैं इसमें लिख नहीं पाया, आई विल राइट डाउन लेटर। देखते हैं, ये एलएस किया मैंने, फाइल सेव हुई नहीं एक्चुअली। ओके, ls-la, फाइल एक्चुअली बन गई थी क्योंकि मैंने इसको डॉट से बनाया है, डॉट प्रोजेक्ट। तो जो भी फाइल डॉट के साथ होती हैं आपके फोल्डर में, वो हिडन फाइल होती हैं, राइट, आपको सीधा नहीं दिखती हैं। तो आपको यू नीड टू यूज कमांड ls-la, जिससे कि आपको हिडन फाइल भी दिख जाए। वैसे आप लोग विंडो वाले हो तो यू गाइस कैन डायरेक्टली क्रिएट द फाइल्स फ्रॉम फोल्डर इंस्टेड ऑफ द टर्मिनल, लाइक दिस html, नहीं, इस फोल्डर में है 100 डे कोडिंग HTML लर्न HTML। तो यहाँ पर देखो दिख नहीं रही है फाइल, हो आपको उसको देखने के लिए यू गाइस नीड टू शो हिडन फाइल। तो एक तो मैंने ये डॉट प्रोजेक्ट बना ली, एक नई फाइल और बना लेता हूँ, लेट्स से न्यू डॉक्यूमेंट टू नोट ट्रैक डॉट HTML। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको गिट इग्नोर पढ़े ही नहीं, मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ, राइट। तो क्या करना पड़ेगा मुझे ऐसी चीज के लिए कि मैं गिट को बताना चाहता हूं कि मेरी इस फाइल को आपको ट्रैक नहीं करना है, चाहे मैं इसमें कुछ भी चेंज करूं, आपकी हेडेक नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसका वर्जन मुझे कंट्रोल करना है नहीं करना है। तो अभी अगर मैं देखूंगा गिट स्टेटस, तो बताएगा मुझे गिट स्टेटस कमांड क्या काम करता है। कोई नहीं बताएगा। Sir, it shows the status of the folder which you have opened. ठीक है, मतलब इस ये बताता है हमें कि अगर अपन ने किसी फाइल में चेंज किया है
तो ये उसको दिखाएगा हमें। तो हमने रीडमी फाइल के अंदर पहले कुछ मॉडिफाई कर रखा है, और ये जो अनट्रैक्ड फाइल है डॉट प्रोजेक्ट और डॉट ट्रैक डॉट एचटीएमएल, तो ये बता रहा है कि ये 2 नई फाइल ऐड हुई है, तुम इसको है तो ऐड कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, मैं अभी तो गिट इनको रीड कर रहा है, तभी तो उसको पता है कि नई फाइल ऐड हुई है, तो मुझे गिट को ये बताना है कि इनको रीड मत कर। तो मेरे गिट डायरेक्टरी में मैं इस डायरेक्टरी में एक नई फाइल बनाऊंगा, nano डॉट गिट इग्नोर। फाइल का क्या नाम है? गिट इग्नोर डॉट गिट इग्नोर। और इसमें मैं लिखूंगा कि कौन कौन सी फाइल को इग्नोर करना है। पहले एक ही को करते हैं एक बार, है ना, लेट्स सी कि इसको इग्नोर करता है क्या। ठीक है, मैंने लिख दिया फाइल में, गिट इग्नोर फाइल बना दी। देख लो एक बार ये फाइल बन गई क्या? ls-la डॉट गिट इग्नोर फाइल बन गई है, राइट। अब मैं गिट स्टेटस करके देखूं तो अब आप यहाँ देखोगे कि अनट्रैक्ड फाइल के अंदर डॉट प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, डॉट गिट इग्नोर है। डॉट प्रोजेक्ट यहाँ से हट गई है। अब मैं ये तो इसका मतलब कि गिट ने डॉट प्रोजेक्ट फाइल को तो पढ़ना बंद कर दिया है। अब मेरे को इसको डॉट ट्रैक डॉट एचटीएमएल को पढ़ाना बंद करना है, तो व्हाट आई विल डू दैट, आई विल ओपन दिस गिट इग्नोर फाइल, और कौन सी फाइल ट्रैक नहीं करनी, डू नॉट ट्रैक डॉट एचटीएमएल। Now let's check the git status. boom, तो यहाँ पर उसने अब दोनों ही फाइल को ये ट्रैक नहीं करेगा, लेकिन गिट इग्नोर को हमें ट्रैक करवाना है, जिससे कि वो इसको पढ़ता रहे कि अगर अब कल इसमें और फाइल्स ऐड करते हैं, किसी को हटाते हैं, मान लो कि आपका माइंड चेंज हो गया कि आपको डू नॉट ट्रैक डॉट एचटीएमएल फाइल को ट्रैक करवाना है, तो आपको गिट इग्नोर के अंदर वापस जाकर के उसको हटाना पड़ेगा। इट मीन्स कि डॉट गिट इग्नोर तो ट्रैकेबल रहेगी, राइट। ठीक है, सो एक चीज और बताना चाहूंगा इससे पहले मैं, लेट्स मूव बैक ऑन दिस पार्ट। 3 स्टेज ऑफ लोकल गिट रेपो। अच्छा, इसके बाद हम इसी पे आने वाले हैं। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस गिट इग्नोर वर्क, कि अगर आपको कोई ऐसी फाइल जिसको कि इग्नोर करना है गिट से, कि गिट उसको नहीं पढ़े, देन हम एक फाइल वहां पे बनाएंगे डॉट गिट इग्नोर, और उसमें उस फाइल का नाम मेंशन करता हुआ चलेंगे, जिससे कि वो उसको पढ़ना बंद कर देगा। ठीक है, क्लियर। नाउ अब गिट को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज वर्किंग डायरेक्टरी। तो अगर आप ये कोड देखो, तो यहाँ पर मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, लर्न एचटीएमएल, क्योंकि मैं इसी में काम कर रहा हूँ, इसी डायरेक्टरी में मेरा सारा कोड है। ठीक है, तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गई, लर्न एचटीएमएल। तो कभी भी मैं बातों में अगर रेफर दूं कि गो टू द वर्किंग डायरेक्टरी, दैट मीन्स वो डायरेक्टरी, वो फोल्डर जिसमें कि मेरा सारा कोड पड़ा हुआ है, जिसमें कि मेरा डॉट गिट फोल्डर भी है, और जिसमें कि मेरी अदर फाइल्स भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी वर्किंग डायरेक्टरी, जिसके अंदर हम हमारा पूरा कोड लिखते हैं, अपडेट करते हैं, जो भी करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी में करते हैं। नाउ अब आपने जो काम किया उसके बारे में अगर आप गिट को नहीं बताओगे, तो गिट हमेशा ये बताता रहेगा कि आपने कुछ इसमें चेंज किया। जैसे अगर आपने गिट स्टेटस करके ऊपर देख रहे हो मॉडिफाइड रीडमी और अनट्रैक्ड फाइल डॉट गिट इग्नोर है, तो गिट को ये पता, इतना जरूर पता कि वो एज ए वॉचमैन बैठा है कि तुमने इस फाइल में चेंज किया है, लेकिन उसको ये नहीं पता क्या चेंज किया है, उसके पास वर्जन हिस्ट्री नहीं गई है अभी। ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट स्टेप जो होती है, आपने वर्किंग डायरेक्टरी में अपना कोड चेंज किया, कोड लिखा, नई फाइल बनाई, जो कुछ भी किया आपने किया, लेकिन अब गिट के पास पहुंचाने के लिए हम उसको गिट के स्टेजिंग एरिया में हम डालते हैं, राइट। गिट के स्टेजिंग एरिया में डालते हैं, जिससे कि गिट को एक सेंस लगे कि आपने इसमें ये चेंज किया है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेज्ड एरिया या स्टेजिंग एरिया, राइट। तो गिट के आपने जो काम किया वो आपने गिट को बताया कि ये मैंने किया है,
अब आप इसको अपने पास रखो, तो उसको हम बोलेंगे स्टेजिंग एरिया, राइट। और थर्ड है कि जब आपने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया, देन यू रियलाइज कि अब स्टेजिंग एरिया में गिट के पास है तो सही, लेकिन अब इसको एक्चुअल गिट रेपो के अंदर पहुंचाना है, तो आप उसको कमिट करते हैं। तो देयर आर 3 स्टेप वी एक्चुअली डू। फर्स्ट कि हम हमारा काम करते रहते हैं, फाइल्स में नई फाइल वगैरह बनाते हैं वर्किंग डायरेक्टरी में, फिर हम उसको स्टेज्ड करते हैं कि गिट के पास में वो स्टेजिंग एरिया में जाता है, देन हम उसको कमिट करके अपने गिट की रेपो को बताते हैं कि अब तुम इस पूरे स्टेज डेटा को कमिट करके अपने पास में किसी कमिट आईडी के साथ में सेव कर लो, ठीक है। सो 3 स्टेप्स आर देयर। वर्किंग डायरेक्टरी में हम काम करते हैं, फिर उसको स्टेजिंग एरिया में डालते हैं, एंड देन उसको कमिट कर देते हैं हम, ठीक है। कमिट करते हैं तब वो आपके एक्चुअली एक कमिट हिस्ट्री बन जाती है उसकी। कोई कहना चाह रहा है? बार बार अनम्यूट कर रहा है। हाँ बोलो सर। अगर अपने को गिट ऐड फाइल करनी है तो वो फाइल अपन को उस फोल्डर में ही रखनी है, फिर किसी और फोल्डर में रखनी है? नहीं, फाइल तो जहाँ है वहीं रहेगी। फाइल तो जहाँ पर आप कोड कर रहे हो वहीं रहेगी। आपको तो गिट ऐड करके ये गिट ऐड करने का मतलब है कि गिट जो है उस फाइल के चेंजेस को रीड करके अपने पास ले जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमांड हिट करनी है गिट ऐड फाइल नेम। मतलब कि आपने काम किया, गिट ऐड फाइल नेम एक कमांड है जो कि वर्किंग डायरेक्टरी से उस फाइल को उठा करके आपके गिट के स्टेजिंग एरिया में डाल देगी, ठीक है। तो आप एक तरह से मान लो कि जब आप मकान बना रहे हो और किसको जो दीवार बनती है या फिर आप पेंट कर रहे हो अपने घर को, राइट, तो पहले आपने एक हाथ मारते हो उसके ऊपर, फिर दूसरा कुछ पुट्टी वगैरह करते हो और फिर एक्चुअली उस पर पेंट करते हो। तो एक्चुअली पेंट करना इट्स लाइक ए कमिट, और उससे पहले जो कुछ भी आप कर रहे हो थोड़ा थोड़ा स्टेज करते करते स्टेजिंग एरिया में डालते हुए चल रहे हो। तो आपने जो भी काम किया सबसे पहले उसको स्टेजिंग एरिया में पुश करते हुए चल रहे हो, एंड देन जब आपको लगा कि ये पूरा एक तरह का एक छोटा सा टास्क कंप्लीट हो गया है, तब मैं इसको कमिट कर देता हूं, ठीक है। सो 3 चीजें हैं। फर्स्ट इज वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें आप काम कर रहे हो, देन यू ऐड योर वर्क टू द स्टेजिंग एरिया ऑफ गिट, एंड देन यू ऐड योर स्टेज्ड कोड टू द repository by using commit। तो स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए यू यूज गिट ऐड कमांड, ठीक है, और रिपोजिटरी में ऐड करने के लिए यू यूज गिट कमिट कमांड, ठीक है। तो अपने दिमाग में मतलब ये बैठा लो कि अगर कुछ भी आपको गिट को यूज करना है तो पहली स्टेप यही है कि सबसे पहले आप उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है गिट ऐड से, उसके बाद आपको उसको अपने लोकल रेपोजिटरी में डालना है गिट कमिट से, और उसके बाद आपको सेंट्रल रेपोजिटरी पे पहुंचाना है तो गिट पुश से, राइट। सो what I have written next, your changes always stay in working directory, all untracked and modified files। तो जो भी आप चेंज कर रहे हो वो आपके हमेशा वर्किंग डायरेक्टरी में रहेंगे। देन यू ऐड योर चेंजेस न्यू फाइल्स टू द स्टेजिंग एरिया बाय यूजिंग गिट ऐड, ठीक है। सो आप सीधा गिट ऐड फाइल नेम यूज कर सकते हो, या फिर मान लो आपने 10-15 फाइल में चेंजेस कर लिए, अब एक एक फाइल को आप यहाँ पर लिखने बैठोगे। लेट मी डू दैट, गिट status स्टेटस, तो ये तो मुझे बता दिया कि इसने 2 फाइल है। लेट्स से कि मैंने 10 फाइलों में चेंज कर दिया है, तो मैं एक एक फाइल को यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से कि गिट ऐड एंड फाइल नेम, ठीक है। हर फाइल के लिए मैं बार बार इस लाइन को रिपीट करूंगा, या फिर मैं कर सकता हूं कि गिट ऐड एंड डॉट। तो ये डॉट क्या करेगा, जितनी भी मेरी फाइल्स हैं वो सारी की सारी स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाएंगी। सो इट्स एडेड, लेट्स चेक गिट स्टेटस, ठीक है। तो मैंने दोनों को अलग अलग नहीं लिखा कि डॉट गिट इग्नोर को ऐड कर फिर रीडमी को ऐड कर। तो ये तब यूजफुल होता है जब आपको पता है कि मेरे को सारी की सारी फाइलें ऐड करनी है। समटाइम्स आपको एक एक फाइल इसलिए करनी पड़ती है कि आपने 10 फाइल में चेंज किया लेकिन कुछ 2 फाइल में कुछ बहुत सारी बग्स हैं, तो आप उसको अपडेट नहीं करना चाहते, वो किसी दूसरी टास्क से रिलेटेड है, तो आपको 2 को नहीं करना 8 को करना है, तो फिर आपको एक एक ही करना पड़ेगा, राइट। So git add command is used to add your working files code to staging area of git, ठीक है।
लेट्स मूव नेक्स्ट कि आपने काम किया वर्किंग डायरेक्टरी में, आपने स्टेजिंग एरिया में गिट ऐड को यूज करके ऐड कर दिया। एनीबडी वांट टू से एनीथिंग? कुछ अनम्यूट हुआ था। हाँ बोलो। क्या C++ में अपने को उसकी exe फाइल लेनी पड़ती है, बस CPP फाइल लेनी पड़ती है नहीं, ऐड exe करने के लिए? नहीं, आप CPP फाइल लोगे, आपका सोर्स कोड जो है CPP फाइल में है, exe तो फाइनल आउटपुट है। तो exe इज ए बाइनरी फाइल, और हम रिकमेंड नहीं करते कि कोई भी बाइनरी फाइल को आप लोग पुश करो गिट रेपोजिटरी में। एक तो उसकी साइज बड़ी होती है और उसका कोई सेंस ही नहीं है। आप अपन तो सोर्स कोड की वर्जनिंग कंट्रोल कर रहे हैं। गिट exe फाइल तो आप कभी भी अपने कोड को कंपाइल करके बना लोगे। आपका सोर्स कोड सुरक्षित है तो exe फाइल तो कभी भी बना लोगे, वो तो फाइनल आउटपुट ऑफ सोर्स कोड है। तो आपको आपकी .cpp फाइल पुश करनी होगी, न कि exe फाइल। ओके, सो हमने वर्किंग डायरेक्टरी में अपने कोड में कुछ चेंज किए, हमने उसको स्टेज एरिया में डाल दिया। नाउ इट्स टर्न टू कि हम उसको रेपोजिटरी में ऐड करें। और रेपोजिटरी में ऐड करने के लिए, अच्छा, अगर मान लो आपने गलती से, जैसे कि मैंने भी गिट इग्नोर फाइल या रीडमी फाइल ऐड कर दी है या कुछ और भी फाइल ऐड कर दी है स्टेजिंग एरिया में, और उसको वापस मुझे स्टेजिंग एरिया से निकालना है, सो यू गाइज कैन यूज द कमांड गिट रीसेट फाइल नेम। तो इसने, इसको आप टेक्स्ट पढ़ोगे, अनस्टेज चेंजेस आफ्टर रीसेट, कि इसने वापिस जो चेंजेस आपने स्टेज में डाले थे वो इसने वापिस चेंज कर दिया है। एंड यू विल सी दैट कि वो ग्रीन से हट करके वापिस रेड में आ गया है। तो स्टेज, आप वर्किंग डायरेक्टरी से उसको स्टेजिंग में डाल सकते हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि आपने गलती से फाइल डाल दी है, आपने गिट ऐड डॉट चलाया, सारी फाइल चली गई, और आपको वो 2 फाइल निकाल के वापिस वर्किंग डायरेक्टरी में डालनी है, तो यू गाइज कैन यूज गिट रीसेट कमांड। गॉट इट? ओके, तो गिट रीसेट से आपने गिट रीसेट दैट विल मूव ऑल स्टेज फाइल बैक टू द वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आप फाइल का नेम देंगे तब तो पर्टिकुलर उस फाइल को वापस वो लेके आएगा आपके वर्किंग डायरेक्टरी में। अगर आप फाइल का नेम नहीं देंगे, सिर्फ गिट रीसेट लिखेंगे, तो सारी की सारी फाइल को वो वापिस लेके आ जाएगा आपके वर्किंग डायरेक्टरी में। ठीक है, फिर से अनम्यूट हुआ। एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? नैतिक? सर, और एक और चीज, अगर नई फाइल ऐड करनी होती है तो अपने को उसी फोल्डर में ऐड करनी होती है जो अपन ने खोल रखा है, या फिर किसी भी फोल्डर में ऐड कर सकते हैं? आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो है लर्निंग HTML। अब इसके अंदर किसी भी फोल्डर में, चाहे आप इस लर्निंग HTML में कर दो या इसके अंदर कोई सब फोल्डर बना के कर दो, या फिर कैसे भी कर लो, मतलब इसके अंदर डेप्थ में आप कितना भी जा सकते हो। लेकिन अगर इसके बाहर आकर के HTML फोल्डर में करोगे तब वो उसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि आपकी गिट वर्किंग डायरेक्टरी लर्निंग HTML है। इसके अंदर आप कितने, लेट्स से कि एक नया फोल्डर बनाते हैं अपन इसमें, है ना। इसमें आपने एक नया फोल्डर बना लिया, कुछ क्या बनाऊं, लेट्स से गैलरी, और इसमें आपने एक फाइल ऐड कर दी, लेट्स से index.html। तो अब अगर आप यहाँ जाकर के देखोगे गिट स्टेटस, तो ये आपके गैलरी फोल्डर को भी ट्रैक करेगा, क्योंकि ये लर्निंग HTML के अंदर जितना भी है, कोई फोल्डर है, सब फोल्डर है गैलरी के अंदर, और आप एक फोल्डर बना दो तो भी उसको ट्रैक करेगा। तो जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर जितना कुछ है ये सब उसको ट्रैक करेगा, वर्किंग डायरेक्टरी के बाहर कुछ नहीं देखेगा। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट। तो गिट रीसेट, अगर आपने गलती से वर्किंग डायरेक्टरी से किसी फाइल को स्टेज करके स्टेजिंग इस एरिया में डाल दिया, उसको वापस से अगर आपको लेके आना है वर्किंग डायरेक्टरी में, देन यू कैन यूज गिट रीसेट। नेक्स्ट इज गिट लॉग। सो अभी मान लो आप कमिट करते हुए चलते हो ना, आपने गिट स्टेजिंग एरिया में डाल दिया, आपने गिट कमिट करके कमिट भी कर दिया, लेकिन आप पूरा हिस्ट्री चेक करना चाहते हो, लॉग चेक करना चाहते हो, तो आप गिट लॉग करते हो। गिट लॉग मुझे बताएगा कि आपने अभी तो जितने भी कमिट किए ना, किस किस बंदे ने क्या क्या कमिट किया है।
तो अब देखो कि मैंने 2 कमिट किया अभी तक इस रेपोजिटरी के अंदर। पहला कमिट, उसका आईडी ये है। किसने कमिट किया है? राकेश ने कमिट किया है। कब कमिट किया है? सैटरडे को कमिट किया था 11 बज के इतने मिनट पर। और कमिट का मैसेज क्या दिया था? हमने ये दिया था फर्स्ट क्लास टू लर्न एचटीएमएल टैग्स। उसके बाद दूसरा कमिट मैंने कब किया? सैटरडे को ही किया। और उसका क्या किसने किया था? ऑथर का नाम ये है। और क्या टेक्स्ट दिया था? ये है। तो आप पूरे लॉग आप देख सकते हो गिट के पास ने क्या क्या उसने अपने पास रखा हुआ है। इंफॉर्मेशन देख रहे हो आप यहाँ पर, कोड नहीं देख रहे हो क्या क्या चेंज किया है। गिट लॉग आपको आपके कमिट्स की इंफॉर्मेशन बताता है, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन बताता है। डीप में जाने के लिए फिर आपको उस पर्टिकुलर कमिट के ऊपर जाके देखना पड़ेगा। ओके, सो गिट लॉग इज क्लियर। नाउ मूव फाइल फ्रॉम स्टेज्ड एरिया टू रेपोजिटरी यूज कमिट कमांड। हमने वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ कोड किया, हमने गिट ऐड करके स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू कमिट इनटू द रेपोजिटरी। कमिट हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या कैसे यूज करते हैं कमिट हम। कमिट की कमांड है गेट कमिट -m राइट ए मीनिंगफुल मैसेज। मतलब यहाँ पे आपको कुछ मैसेज लिखना है। तो लेट्स सबसे पहले कमिट करने से पहले हम क्या क्या स्टेप यूजुअली करते हैं। हर बार जब भी हम कमिट करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल डू गिट स्टेटस देखने के लिए कोई अनट्रैक्ड फाइल है। मैंने देखा हाँ मॉडिफाइड भी है, गैलरी फोल्डर भी है। पहले इसको मैं स्टेजिंग एरिया में ऐड करता हूँ। लेट्स ऐड गिट ऐड, एक एक करूं या सारी करूं? सारी कर देता हूं एक साथ में। तो ये मैंने सारी ऐड कर दी। नाउ अगेन आई विल चेक गिट स्टेटस और देखा मैंने हाँ ये सारी की सारी फाइलें अब ग्रीन आ रही है, मतलब कि स्टेज एरिया में ऐड हो गई हैं। नाउ दीज आर रेडी टू कमिट। तो कमिट करने के लिए मैं क्या करूंगा? गिट कमिट -m एक मैसेज। लेट्स से मैंने क्या क्या किया था इस टास्क में। एडेड गिट इग्नोर फाइल एंड ए गैलरी डायरेक्टरी टू स्टार्ट कोड ऑफ गैलरी। इतनी सी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी जो कि काफी फेयर है कि मैंने क्या किया इसके अंदर समझने के लिए। कभी भी मैं जाऊंगा देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि ये पर्टिकुलर कमिट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेट्स हिट द एंटर। ये इसने कमिट कर दिया है। इफ नाउ आई विल डू गिट स्टेटस जस्ट टू सी, ये मुझे बता रहा है कि आप ऑन ब्रांच HTML पार्ट 1 ब्रांच पर हो, नथिंग टू कमिट, वर्किंग डायरेक्टरी इज क्लीन। दैट मीन्स कि आपने जो भी चेंज किया था गिट के पास में वर्जन हिस्ट्री में आराम से पहुंच गया है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपका लोकल सिस्टम क्रैश ना करे। अगर आपका लोकल क्रैश हो गया तो आपका फोल्डर कुछ डिलीट हो गया तो आपका कोड भी चला जाएगा। इसलिए इट्स रिक्वायर कि अब आपने कमिट कर दिया है, अब इस कोड को आप पुश कर दो। कहां पर? सेंट्रल रेपोजिटरी के ऊपर। ठीक है, अब सेंट्रल रेपोजिटरी के ऊपर पुश कैसे करोगे? यू विल राइट डाउन द कमांड गेट पुश ओरिजिन। अब किस ब्रांच पर आप इसको पुश करना चाहते हो? मास्टर पर या HTML पार्ट 1 पर? दो ही ब्रांच वहां पर है मेरे गिटहब के ऊपर, इफ यू रिमेंबर। तो मैं यहाँ पर HTML पार्ट 1 में ही कर रहा हूँ तो मैं वहां भी HTML पार्ट 1 में ही कर देता हूँ। मास्टर में मैं वहीं की वहीं मर्ज करूंगा। यहाँ से मैं कभी भी मास्टर में पुश नहीं करूंगा। ये मैं मेरा एक सूत्र बना लेता हूँ। मैं कभी भी मास्टर में डायरेक्ट पुश नहीं करूंगा, मैं एक नई ब्रांच में पुश करूंगा गिटहब से। फिर वहां देखना है मुझे आपस में मास्टर के अंदर मर्ज करना है क्या। तो गेट पुश ओरिजिन HTML पार्ट 1 क्या करेगा? ये मेरे कमिटेड कोड को जो अभी लास्ट टाइम कमिट हुआ है और जो वहां पर पुश नहीं हुआ है उसको उठाएगा और पुश कर देगा। यूजर नेम फॉर गिटहब, माय यूजर नेम इज पासवर्ड। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, फाइल इसने मेरे कमिट्स देखे और यहाँ से कमिट्स में जो जो चेंजेस है उठा करके HTML पार्ट 1 ये मेरी लोकल ब्रांच है, HTML पार्ट 1 से ये मेरी ओरिजिन ब्रांच है, इसने वहां पर मेरा डेटा डाल दिया। ठीक है, ये बार बार मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है तो हम एक ग्लोबल सेटिंग कर सकते हैं इसकी।
git config -- global user डॉट ईमेल, मेरा ईमेल जिससे कि इसको याद हो जाए मुझसे पूछे नहीं, rakeshkhawat@gmail.com, और एक बार ऐड कर देता हूं मेरा नेम। यूजर नेम, ठीक है। तो अब मैं दोबारा कमिट करके पुश करूंगा ना तो मुझसे यूजर नेम नहीं पूछेगा, पासवर्ड तो फिर भी इसको पूछना चाहिए, ठीक है। तो हमने वर्किंग डायरेक्टरी में काम किया, हमने वर्किंग डायरेक्टरी के काम को स्टेजिंग एरिया में डाला बाय यूजिंग द गिट ऐड, देन हमने उस स्टेजिंग एरिया वाले कोड को कमिट करके रेपोजिटरी में डाला, और उस गिट ने एक कमिट आईडी बना करके अपने हिस्ट्री के अंदर उसको रख लिया, और फिर हमने हमारे कोड को पुश कर दिया अपने लोकल रेपोजिटरी से सेंट्रल रेपोजिटरी के ऊपर। सो फार सो गुड, एनी क्वेश्चन यू गाइस हैव? No, okay. Okay, let's move for the next. Clone a remote repository that we already been discussed कि आपको किसी नई repository को अपने यहाँ clone करना है, then you can use git clone repo URL, ठीक है। और इसमें भी आप आगे एक डॉट लगाते हो या डॉट नहीं लगाते हो। इसका क्या है कि अगर आप डॉट नहीं लगाओगे तो आपके यहाँ पर, लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। एक्चुअली किसी ने अपनी रेपोजिटरी बनाई है तो मुझे उसका यूआरएल भेजो चैट विंडो पर जल्दी। सर, हाँ जी सर एक चीज दिखानी चाहिए आपको। मेरे को चीज दिखानी है तो दिखाओ, प्रेजेंट करो अपनी स्क्रीन, मैं स्टॉप कर देता हूँ। सर दिख रही है? नहीं दिख रही भैया। यस, हाँ अब आ गई नैतिक। सर ये था, सर ये करा था मैंने, फिर गिट पुश ओरिजिन भी कर दिया सर, फिर इतनी देर से यही ऐसे ब्लैंक दिखा रहा है। गिट पुश ओरिजिन मास्टर, एक बार गिट स्टेटस करके देखो इसको, तो कंट्रोल सी करके रोक दो। गिट स्टेटस करो, क्या दिखा रहा है? नथिंग टू कमिट, ठीक है, नथिंग टू कमिट। ओके, कमिट करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास में। गिट लॉग करो एक बार। आपके पास में एक कमिट है, ठीक है। अब करना गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन मास्टर। सर अब बार बार यही मांग रहा है गिटहब। हाँ तो ये तो लॉगिन तो मांगेगा ही ना। आप विंडो पर हो, आपने टूल जो यूज किया है वो इस तरह पॉपअप देता है। आपने देखा होगा कि जैसे मैं अभी कमांड लाइन पे यूज कर रहा हूँ तो मेरे से भी यूजर नेम पासवर्ड तो मांग ही रहा है, तो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। आप लॉगिन करो इसके अंदर, अगर सही लॉगिन क्रेडेंशियल शुड बी करेक्ट। सर सही डाल ली। ठीक है, तो लेट्स कनेक्ट आफ्टर दिस क्लास। हम इसको 1 to 1 के अंदर देख लेंगे। आई थिंक हो गया होगा, देखो अभी आपका ये हो भी गया ना, गिट पुश हो गया, तो आपने पहले क्रेडेंशियल सही नहीं डाले होंगे। ठीक है, बंद कर लो स्क्रीन। ठीक है, सो ये जो जया की रेपोजिटरी है ये मैं यहाँ पर क्लोन करता हूँ। तो दोनों तरीके से क्लोन करूँगा, देन यू विल सी द डिफरेंस कि क्या है। पहला टेस्ट बना लेता हूँ एक फोल्डर, इसके अंदर मैं क्लोन कर रहा हूँ, राइट।
यहाँ पर मुझे इसको क्लोन करना है, तो लेट्स ओपन द टर्मिनल और अब मैं यहाँ क्लोन कर रहा हूँ गिट, मुझे उसका यूआरएल लेना पड़ेगा, गिट वाला यूआरएल, सो लेट मी ओपन दैट। कोड ये मुझे क्लोन करना है, तो पहले मैं क्लोन कर रहा हूँ अभी विदाउट डॉट, राइट। तो सी इन दिस डायरेक्टरी देयर इज नो फाइल दैट। अभी मैंने इसको क्लोन किया, यहाँ पर इसने जो रेपोजिटरी का नाम था उस नाम से एक फोल्डर बना दिया और सारा कोड इसने उस फोल्डर के अंदर डाल दिया, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने टेस्ट फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ के बजाय सीधा इस एरिया में चाहता हूँ, मैं फोल्डर बनाना नहीं चाहता। तो मुझे जब क्लोन करते टाइम आई कैन गिव द इंस्ट्रक्शन कि आप रेपोजिटरी के नाम, आप कोई फोल्डर मत बनाओ, जो उस रेपोजिटरी में फाइल्स हैं वो सारी मुझे लाके दे दो, ठीक है। तो लेट्स, मैंने भी डिलीट कर दिया है, तो लेट्स अगेन रीक्लोन, ये बोलने के लिए कि आप जो रेपोजिटरी का नाम है उससे फोल्डर मत बनाना, उस रेपोजिटरी के अंदर जितनी फाइल्स हैं उन सबको क्लोन कर देना यहाँ पर, देन आई विल यूज डॉट। तो यू विल सी कि पीछे उन्होंने कोई फोल्डर नहीं बनाया है, सीधा का सीधा जो फाइल्स थी उसके अंदर उन्हीं को क्लोन कर दिया है। सो दैट इज ओनली डिफरेंस बिटवीन डॉट एंड विदाउट डॉट, ठीक है। सो आइदर यू कुड यूज git clone repo url and then use dot। डॉट क्या करेगा, ये उस जो फोल्डर में आप क्लोन कर रहे हो उसमें सारी की सारी फाइल को एक्सपेंड करके डाल देगा, एंड इफ यू डोंट यूज द डॉट देन वो उसमें उस रेपोजिटरी के नाम से फोल्डर बनाएगा और फिर सारी फाइल उसके अंदर डालेगा, राइट। नाउ जब आपने क्लोन कर लिया है तो आप अपनी उस रिमोट ब्रांच के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, रिमोट रेपोजिटरी के बारे में। जैसे मैंने अभी अभी ये क्लोन किया है जया मैम की डायरेक्टरी को, सो आई वांट टू सी कि क्या क्या है ये। तो उसने गेट रिमोट वर्जन बताएगा, -v बताएगा मुझे कि ये इसका यूआरएल है, दैट्स इट। ओरिजिन फैच और पुश दोनों सेम ही है इसके। और अगर मुझे इसकी ब्रांचेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि वहाँ पर क्या क्या ब्रांचेज हैं मेरे यहाँ पर, वहाँ पर नहीं, मेरे यहाँ लोकल पर क्या क्या ब्रांचेज हैं, देन आई विल यूज गिट ब्रांच -a। देखो दो चीजें हैं, गिट ब्रांच कर सकते हो, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टर बताया इसने, मतलब अभी अभी मैंने इस रेपोजिटरी को क्लोन किया है तो मेरे यहाँ सिर्फ एक ही ब्रांच है मास्टर जो डिफॉल्ट बन के आती है, राइट। लेकिन अब मैं इसमें नई ब्रांच भी बना सकता हूँ अपने आप। -a क्या करेगा, -a मुझे बताएगा कि वहां से जो ब्रांच और भी कॉपी होके आई होंगी जो रिमोट पे क्या क्या ब्रांच है। तो जया की रेपोजिटरी के अंदर हेड और मास्टर दो ब्रांच चल रही हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन आवर टर्मिनल, जहां पर अभी हम कर रहे थे, यहाँ पर देखते हैं कि मेरे लोकल पर मैंने क्या क्या ब्रांच बनाई है। यहाँ पे अपन ने बनाई थी, तो यहाँ पर लोकल पे दो है, HTML पार्ट 1 और मास्टर। जो ग्रीन कलर में है स्टार के साथ में, ये डिनोट करता है कि अभी आपकी वर्किंग ब्रांच HTML पार्ट 1 है। अभी हम बात करेंगे ब्रांचेस को और समझने के लिए। अगर मैं करता हूँ गिट ब्रांच -a, तो सी द डिफरेंस, इसने बताया HTML पार्ट 1 और मास्टर, ये तो आपके लोकल पर है। रिमोट पर भी कुछ ब्रांचेस बनी हुई हैं, वो है रिमोट ओरिजिन HTML पार्ट 1 और मास्टर, वहां पर भी दो ब्रांच बनी हुई है HTML पार्ट 1 और मास्टर। तो जस्ट टू गेट ए सेंस कि आपके लोकल पे आप किस ब्रांच पे काम कर रहे हो, क्या क्या ब्रांचेज हैं, और आपके रिमोट रिपोजिटरी में क्या क्या ब्रांचेज हैं, उसके लिए हम गिट ब्रांच यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये ब्रांच होती क्या है एक्चुअली। हम नीचे पढ़ेंगे, जब यहाँ पर आएंगे ना इस वाले पार्ट पर, तब हम पढ़ेंगे ब्रांच के बारे में। So I just copy some graphic also to understand it is better. How next is how to push your local changes to remote branch. हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि कमिट करने के बाद में आपको अपने कमिट्स को रिमोट ब्रांच के ऊपर, रिमोट रेपोजिटरी के ऊपर पुश करना है। तो व्हाट यू विल यूज दैट, गिट पुश। नाउ आई हैव रिटन डाउन द स्टेप्स कि सबसे पहले आप गिट स्टेटस करके चेक करेंगे कि कोई मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में अनट्रैक मॉडिफाइड फाइल तो नहीं पड़ी हुई है,
क्या मुझे उसको भी कमिट करना है, क्या कुछ मिस तो नहीं हो गया है, तो यू विल यूज द गिट स्टेटस। उसके बाद में अगर आपको कुछ उस गिट स्टेटस में जो फाइल उसने दिखाई है उसको आपको स्टेजिंग एरिया में डालना है, देन यू विल यूज गिट ऐड। ठीक है, गिट ऐड को आप दो तरीके से कर सकते हैं, गिट ऐड फाइल नेम या फिर गिट ऐड डॉट और गिट ऐड -a, दोनों सेम ही काम करेगा, सारी की सारी फाइल को एक साथ उठा करके आपके वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देगा। नाउ files are added to the staging area, then we will move those from stage area to repo by using git commit -m and having a meaningful message। ठीक है, तो ये हम पढ़ ही चुके हैं कि सबसे पहले आपने वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में डाला, स्टेजिंग एरिया से अब आप उसको रेपो में डाल रहे हो, कमिट कर रहे हो। कमिट करते टाइम ये मैसेज देना बहुत जरूरी है और एक मतलब मीनिंगफुल मैसेज देना जरूरी है। आईसी की बहुत सारे डेवलपर ऐसे कर देते हैं गेट -m इशू फिक्स, बग फिक्स, चेंजेस। अब उससे समझ में ही नहीं आता कि भाई ने क्या चेंज कर दिया, चेंजेस लिख दिया, कुछ पता ही नहीं चलता कि इसने इस कमिट में चेंज क्या किया है। सो मेक इट हैबिट कि जब भी आप यहाँ पर मैसेज लिखो एक ह्यूमन रीडेबल अंडरस्टैंडेबल मैसेज होना चाहिए कि आपने इस कमिट में क्या किया है, वो मैसेज आप लिखो। नाउ व्हेन फाइल्स आर रीच टू योर लोकल रेपो, मतलब आपने काम करते हैं उसको अपने लोकल रेपो में पहुंचा दिया है, यू कैन मूव दिस फाइल टू रिमोट रेपो। वी कॉल दिस प्रोसेस पुश द कोड टू रिमोट रेपो। तो अब जब आपने कमिट तक पहुंचा दिया, लोकल रेपो में उसको कमिट कर दिया है, नाउ यू वांट टू मूव दीज कमिट्स टू रिमोट रेपो, तो यू विल यूज गेट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम। ठीक है, तो ये स्टेप्स क्लियर है आपको अभी कि सबसे पहले गिट स्टेटस करके चेक करेंगे कि कौन कौन सी फाइल अनट्रैक्ड है, मॉडिफाइड है, उसके बाद में उसको स्टेजिंग एरिया में डालेंगे बाय यूजिंग द गिट ऐड, उसके बाद हम उसको कमिट करेंगे बाय यूजिंग द गिट कमिट, और उसके बाद हम उसको फाइनली पुश कर देंगे इन आवर रिमोट रेपो। राइट, तो फर्स्ट सेक्शन इज कंप्लीट कि आपको ये करने हैं, और मैंने इसको इतनी बार रिपीट किया है कि आई थिंक आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए अभी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर एक प्रॉब्लम थी। यस श्रुति, नाउ लेट मी प्रोनाउंस योर नेम, प्रति श्रुति। नो सही ना? नो सर, इट्स प्रति श्रुति। प्रति श्रुति, ओके ठीक है। सर आपने जब है ना ऐड किया था तो अपन ने ऐड डॉट करके किया था, उससे सारी फाइल्स एक साथ ऐड हो गई थी। जब हम कमिट करेंगे तो फिर हमें सारी एक एक फाइल कमिट करनी पड़ेगी, या ऐसा कोई कमांड? नहीं, कमिट जो है वो सारी फाइल कमिट करेगा जो आपके स्टेजिंग एरिया में पड़ी हैं। तो आपको स्टेजिंग एरिया में वही फाइल डालनी है जो कि कमिट करनी है। अगर आपने गलती से स्टेजिंग एरिया में ऐसी फाइल डाल दी जो कि आपको कमिट नहीं करनी है, तो फिर आपको गिट रीसेट करके उसको वापस से वर्किंग डायरेक्टरी में लेके जाना पड़ेगा। नहीं, जैसे अपन क्या कर रहे थे ना कि गिट ऐड डॉट कर रहे थे तो सारी फाइल अपनी कमिट हुई थी, अपने को पर्टिकुलर एक एक फाइल पे नहीं जाना पड़ रहा था। हाँ, तो जब हम कमिट गिट कमिट कमांड लगाएंगे तो हमें मैसेज के बाद जस्ट फाइल नेम लिखना पड़ेगा, या डॉट लगाएंगे तो सारी फाइल कमिट भी हो जाएगी? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि गिट कमिट जो है वो एक एक फाइल को नहीं करता है, वो सारी फाइल करेगा जो भी स्टेजिंग एरिया में पड़ी होंगी। ठीक है, तो आपको न तो उसमें फाइल नेम लगाना है, न डॉट लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। कमिट का बिहेवियर है कि वो स्टेजिंग एरिया में जितनी भी फाइल पड़ी हैं, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, सारी की सारी को उठा करके कमिट कर देगा। तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप स्टेजिंग एरिया में वही फाइल रखो जिसको कि आप आगे कमिट हिस्ट्री में डालना चाहते हो। ठीक है, ओके। अगर ऐड कमांड के थ्रू हम 4 फाइल अलग अलग, जैसे हम सारी नहीं करनी, ऐड करनी, ऐड करके थ्रू हमने 4 फाइल ऐड कर दिए, ठीक है, और अगर 4 फाइल ऐड करने के बाद अगर कमिट करेंगे तो वो चारों फाइल कमिट हो जाएगी। यस। हर बार ऐड करके हर बार कमिट नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप हर बार ऐड करके कमिट करो। आप मतलब कमिट का मतलब ये है कि आप कुछ हिस्ट्री बना के रखना चाहते हो, तो एक सेंस ऑफ वर्क कि आपने कुछ चेंजेस किया, इसका कुछ सेंस है, उसी को आप कमिट करो आगे ले जाके। आपने पूरे दिन काम किया, आपने मान लो आपने 3 टास्क पे काम किया है, राइट, 3 घंटे एक पर, 3 घंटे दूसरे पर, और 2 घंटे किसी और टास्क पर।
तो अब आप इन 3 कमिट बना लो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चेंज किया फिर ऐड किया फिर कमिट कर दिया फिर चेंज किया फिर ऐड किया फिर कमिट कर दिया, तो वो तो वर्जन उसकी जो हिस्ट्री है ना वो बिगड़ जाएगी, मतलब बहुत सारी कमिट्स बन के आ जाएंगे। तो एक सेंस होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर, और ये लॉजिकल सेंस डेवलपर को ही क्रिएट करना पड़ता है कि मैंने ये टास्क बनाई है, इस टास्क को मैं कमिट कर देता हूँ, अब ये टास्क मेरा इतनी छोटी सी टास्क है, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। तो ये आपको सेंस बना के चलना होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। So anybody else have any question or shall I move on workflow of Git? सर फाइल्स ऐड की तो हम रिमूव कर सकते हैं स्टेजिंग एरिया से, कमिट कर दिया तो फिर अगर रिपोजिटरी से रिमूव करना हो तो फिर उस कमिट को डिलीट करना पड़ेगा। उसके कमांड भी आते हैं, हम एडवांस वाले गिट में स्टडी करेंगे। कमिट भी डिलीट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डिलीट नहीं होते। ओके ठीक है। और या फिर आपको उस पूरे के पूरे कमिट को डिलीट करना है तो आप पूरा कमिट डिलीट कर सकते हो, या फिर मान लो किसी एक पर्टिकुलर फाइल में ही प्रॉब्लम रहती है, पूरा का पूरा कमिट तो डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें मैक्सिमम टाइम, क्योंकि आप काम तो कर ही रहे होते हो, तो वो काम आप किसी न किसी यूज का है तभी आप उसको कर रहे हो ना। तो पूरा कमिट डिलीट नहीं होता, किसी फाइल में कुछ गलत चेंजेस चले जाते हैं तो हम दोबारा से वो चेंजेस करके दोबारा से उसको कमिट करते हैं। ओके और एक कुछ फीचर भी आते हैं गिटहब के या फिर अदर सेंटर रिपोजिटरी के, जहां पर आपको लगता है कि आपने छोटे छोटे कमिट बहुत सारे कर दिए ना, अब आप चाहते हो कि हिस्ट्री जो है ना इन सबको अलग अलग याद न रखे, आप इनको स्क्वैश कर दो, आप इनको मिला दो, तो आप मल्टीपल कमिट्स को भी मिला सकते हो और एक मीनिंगफुल टास्क का नाम आप दे सकते हो कि इसमें ये सारे फीचर्स हैं। सो दैट्स लेट डिस्कस दिस अबाउट द इन एडवांस पार्ट। अभी अपन ये समझते हैं कि अपने को किस तरह से फाइल रेपो तक पहुंचानी है ना। ठीक है। सो नाउ लेट्स वर्क ऑन वर्क फ्लो ऑफ द गिट। अभी यू गाइज हैव सीन कि जैसे ही मैंने रेपो को क्लोन किया, ठीक है, जया की रेपो को मैंने क्लोन किया था अभी, और क्लोन करते ही वहां पर एक ब्रांच बनी थी मास्टर। तो मास्टर एक ऐसी ब्रांच है जो कि मतलब आप कभी भी कमिट कर रेपो के अंदर एक कम से कम ब्रांच तो होगी जिसके ऊपर कि आप कमिट करते हुए चलोगे। तो एक ब्रांच बाय डिफॉल्ट बनती है हर रेपो की और उसका नाम यूजुअली मास्टर होता है। ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से समझो कि अगर अपन पुराने वर्जन कंट्रोल पे जाएं तो टर्मिनोलॉजी थी ट्रंक करके यूज होते थे, राइट, कि एक ट्रंक है और उसके चारों तरफ ब्रांचेस निकल रही हैं। तो यहाँ पर मास्टर को आप समझ लो कि एक पेड़ है, उसका ट्रंक है, और इस मास्टर के चारों तरफ आप ब्रांच बना रहे हो। ब्रांच मतलब कि आप किसी एक पर्टिकुलर फीचर पे काम कर रहे हो। लेट्स से कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है अपने को, है ना, जिसमें अमेजोन की ऐप बनानी है अपने को लेट्स से। तो अमेजोन की ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं कि एक बंदा तो काम कर सकता है प्रोडक्ट की लिस्ट को दिखाने के लिए, एक बंदा काम कर सकता है कार्ट में आइटम ऐड करने वाले कोड पर, एक बंदा काम कर सकता है चेकआउट पेमेंट वाले कोड के ऊपर, ठीक है, कोई दूसरा बंदा काम करेगा बैकएंड सॉफ्टवेयर पे जहां पर कि सारे ऑर्डर्स की लिस्ट आएगी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। तो हम क्या मल्टीपल लोग मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, इन फीचर्स को एक एक ब्रांच बना लेते हैं कि तुम प्रोडक्ट लिस्ट पे काम करोगे तो एक फीचर एक ब्रांच मैंने बना ली प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट, अब तुम इसी ब्रांच में अपना कोड कमिट करोगे जब। और दूसरा बंदा जो कार्ट पे काम कर रहा है तो मैंने एक ब्रांच बना ली शॉपिंग कार्ट, अब ये वाला जो पर्सन है इस शॉपिंग कार्ट पर ही काम करेगा। ठीक है। तीसरा बंदा है उसके लिए मैंने ब्रांच बना दी चेकआउट, तो वो उस चेकआउट वाली ब्रांच पे काम करेगा, राइट। अब मान लो फर्स्ट पर्सन ने प्रोडक्ट लिस्ट वाला जो फीचर है वो कंप्लीट कर लिया है, तो कंप्लीट होने के बाद ही वो मास्टर में आएगा। तो जब मैं नई ब्रांच बना रहा हूं प्रोडक्ट लिस्ट, तो ब्रांच कहां से शुरू होगी, मास्टर से शुरू होगी, क्योंकि जो भी अगर छोटा मोटा रीडमी फाइल है या जो भी कोड है वो मास्टर में पड़ा हुआ है। सभी लोग फाइनली जो राइट कोड है वो मास्टर में जाके स्टोर होना है। तो जब भी मैं कोई नई ब्रांच बना रहा हूँ, मुझे नया काम शुरू करना है, तो मैं मास्टर से एक ब्रांच निकालूंगा। लेट्स से ये ब्लू वाली ब्रांच मैंने निकाली मास्टर से, ठीक है। अब ये जो डॉट्स हैं दीज आर द कमिट्स, तो मैंने ब्रांच निकाली, अब मैं डेली इसके ऊपर काम करता हूँ और कमिट करता हुआ चलता हूँ इस ब्रांच के ऊपर, राइट। जब फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया
तो मैंने इस ब्रांच को रिव्यू करने के लिए दे दिया जो मेरे सीनियर डेवलपर्स हैं उनको, कि मैंने ये कोड किया है, अब आप इसको चेक कर लो। तो उन्होंने सारे के सारे कमिट्स आपके चेक किए कि हाँ इसने सही लिखा है। उन्होंने आपके सीनियर डेवलपर ने चेक किए, फिर आपका जो क्वालिटी एनालिसिस वाले बंदे होते हैं उन्होंने भी चेक किया कि सही है, और सबने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ इसका कोड बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है। तो आप क्या करोगे, तब आपकी जो ये ब्रांच है ये वापस मर्ज किस में हो जाएगी, मास्टर के अंदर। तो जैसे आपको नया फीचर स्टार्ट करना है, यूजुअल फ्लो इज दैट क्रिएट ए न्यू ब्रांच फ्रॉम मास्टर, देन वॉट एवर यू वांट टू डू दैट, जो भी कमिट करने हैं, जो भी करना है आप इस नई ब्रांच में करते जाओ करते जाओ करते जाओ। व्हेन यू फील कि माय टास्क इज डन, देन यू विल मर्ज दिस ब्रांच टू मास्टर। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट कि आपको जब भी कोई नया काम करना है, मास्टर से एक नई ब्रांच बनानी है और फिर उस ब्रांच पे ही काम करना है, उसी ब्रांच पे ही कमिट करके उसी ब्रांच पर पुश करने हैं, और फाइनली जब सारा हो जाए आपका टास्क कंप्लीट, तब आप उसको मास्टर में मर्ज कर दोगे। ठीक है, तो ये है इसका ब्रांचिंग सिस्टम। इससे फायदा क्या होता है कि मास्टर में हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा बग फ्री कोड रहता है। मतलब कि जो भी जनता को हम जो अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे रखा है वो मास्टर कोड वाला यूआरएल है, तो अपने कस्टमर को कभी भी बग्स नहीं आ रही है, राइट। अब आपको कुछ नया कोड करना है, ऑफ कोर्स इवॉल्विंग सिस्टम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आपको डेली कुछ ना कुछ नया करना रहता है। तो आप मास्टर कोड को कॉपी करके नई ब्रांच में लाएंगे, यहाँ पर चेंजेस करेंगे। अगर आप डायरेक्ट मास्टर में कोड करने लग जाते हैं तो फिर वो डायरेक्ट आप मास्टर में पुश करेंगे, तो इट्स पॉसिबल हो जाता है कि आपके मास्टर के अंदर बगी कोड पुश हो जाता है, और वो आपके जो प्रोडक्शन सिस्टम है जहां पर कि आपकी वेबसाइट चल रही है, लोग देख रहे हैं, वहां पर एरर आ जाती है। तो इट डज नॉट गिव ए गुड इंप्रेशन, आपका बिजनेस ही ठप हो जाता है, जब वेबसाइट ही नहीं चलेगी आपकी। तो एक कॉमन वर्कफ्लो बनाया है गिट का कि आप मास्टर के ऊपर जब तक कोई कोड मर्ज मत करो, जब तक कि वो एंश्योर नहीं हो जाए कि आपकी फीचर ब्रांच में सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, रिपीटिंग अगेन, मास्टर में बग फ्री कोड रहना चाहिए। इसके लिए हम हमारे जो जिस टास्क पे काम कर रहा है, जिस मॉड्यूल पे काम कर रहा है, जिस फीचर पे काम कर रहा है, उसके नाम से एक ब्रांच बना लेता है, और फिर उस ब्रांच पर वो अपने कमिट्स, अपने कोड को पुश करता रहता है, और वहीं पर टेस्टिंग होती है उसकी उसी ब्रांच के ऊपर, और जब वो कंप्लीट हो जाती है देन हम वो मास्टर जो अपनी मेन ब्रांच है उसमें पुश कर देते हैं, और वहां से कोड उठा करके अपने सर्वर पर डाल देते हैं मास्टर से। ठीक है, सो हाउ आई विल क्रिएट न्यू ब्रांच। तो नई फीचर ब्रांच क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला ये कि गिट ब्रांच नेम, जब भी लेट्स कम इट आउट ऑन टर्मिनल, अभी मैं देखूंगा कि मैं किस ब्रांच पर हूं, हाउ आई विल सी दैट गिट ब्रांच, स्पेलिंग मिस्टेक, RANCH। सो इसने मुझे बताया कि मैं HTML पार्ट 1 पर हूं, बट व्हाट आई सेड कि आपको मास्टर से नई ब्रांच बनानी है। अभी अगर मैं यहां पर नई ब्रांच बनाता हूं, गेट ब्रांच न्यू ब्रांच, तो ये क्या करेगा, सी आई एम ऑन HTML पार्ट 1, तो जो नई ब्रांच बनाएगा ये HTML पार्ट 1 से इसकी ब्रांच निकाल देगा। तो होता है ना कि पेड़ पे ट्रंक है, एक ब्रांच है, उस ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकल रही है, लेकिन हमें ये नहीं करना है, मुझे तो ये करना है कि मास्टर से ही दूसरी ब्रांच निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल शिफ्ट ऑन मास्टर गेट, तो शिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, चेकआउट करूंगा, गेट चेकआउट, कौन सी ब्रांच पे जाना है मुझे, मास्टर ब्रांच पे जाना है, तो गिट चेकआउट मास्टर मैंने किया, तो लिखा हुआ आ गया स्विच टू ब्रांच मास्टर, मतलब आप अभी मास्टर ब्रांच पर आ गए हो। लेट्स चेक इट आउट, यस आई एम ऑन द मास्टर ब्रांच, क्योंकि स्टार और ग्रीन कलर डिनोट्स कि मैं मास्टर ब्रांच पर हूं। नाउ आई कैन क्रिएट ए न्यू ब्रांच, अब मैं नई ब्रांच जो बनाऊंगा वो उसमें मास्टर का सारा सोर्स कोड तो आ जाएगा।
ठीक है। सो आई एंश्योर कि जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास मास्टर का सोर्स कोड है, मतलब बग फ्री कोड है। अब अगर मैं इसमें कुछ डालूंगा तो वो बग क्रिएट करना मेरी ही अकाउंटेबिलिटी होगी। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से अब मैं नई ब्रांच बनाऊंगा। तो नई ब्रांच बनाने के 2 मेथड है, यू कैन सी दिस ए एंड बी। लेट मी क्लियर कि दोनों में डिफरेंस क्या है। गेट ब्रांच एंड ब्रांच नेम, मैं इसका ब्रांच नेम रख देता हूं न्यू ब्रांच। है, नई ब्रांच क्रिएट हो गई। कैसे चेक करूंगा? गेट ब्रांच, ठीक, न्यू ब्रांच क्रिएट हो गई है, लेकिन अभी भी आप मास्टर पर ही हो। अगर अभी नई ब्रांच बन गई लेकिन आप अभी मास्टर पर ही हो, तो अगर अभी आप किसी कोड में चेंज करोगे तो वो किस ब्रांच में चेंज होगा? मास्टर के अंदर। तो कोड में चेंज करने से पहले हमेशा आप एक बार गिट ब्रांच करके देख लेना कि आप किस ब्रांच पर काम कर रहे हो। अभी आप मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हो, तो मुझे काम एक्चुअली किस पे करना है? इस न्यू ब्रांच पे काम करना है। तो व्हाट आई विल डू दैट, गिट चेकआउट न्यू, इसने मुझे स्विच कर दिया न्यू ब्रांच के ऊपर। लेट्स चेक इट आउट कि मैं किस ब्रांच पर हूँ। यस, मैं अब न्यू ब्रांच के ऊपर हूँ। अब मैं जो भी कोड करूंगा, कमिट करूंगा, वो कहाँ जाएंगे? न्यू ब्रांच के ऊपर जाएंगे। तो मेरी मास्टर ब्रांच अब मेरे कोड से सेफ रहेगी। तो जब तक कि मैं कंफर्म ना कर लूँ कि मेरा कोड सब कुछ सही है, मास्टर में मर्ज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको 2 स्टेप करनी पड़ी। सबसे पहले ब्रांच क्रिएट करने के लिए आपने गिट ब्रांच नेम से क्रिएट किया, और फिर उस ब्रांच पर स्विच होने के लिए आपने गिट चेकआउट का यूज किया। दूसरी कमांड क्या करती है कि वो साथ ब्रांच भी क्रिएट करती है और साथ साथ में उसको स्विच भी कर देती है। सो लेट्स चेक इट आउट। अभी आप न्यू ब्रांच पर हो, मुझे मास्टर से ब्रांच बनानी है। तो व्हाट आई विल डू दैट, गेट चेकआउट मास्टर, क्योंकि मुझे ब्रांच जो है मास्टर से बाहर निकालनी है। तो आई विल फर्स्ट स्विच ऑन मास्टर ब्रांच। मैं स्विच कर गया मास्टर ब्रांच के ऊपर। लेट मी कंफर्म कि मैं स्विच कर गया क्या? यस, कंफर्म, आई एम ऑन द मास्टर ब्रांच। नाउ लेट्स क्रिएट न्यू ब्रांच चेकआउट -b सेकेंड ब्रांच। तो क्या बिहेवियर मैं एक्सपेक्ट करूं कि पहले तो ये हुआ था कि जब मैंने ब्रांच क्रिएट करी तो उसने ब्रांच नई बना दी थी, लेकिन उसके ऊपर स्विच नहीं किया था। तो मुझे गिट चेकआउट चला करके फिर उसके ऊपर स्विच करना पड़ा था। ठीक है, गिट चेकआउट कमांड मैंने यहाँ चलाई थी, फिर ये वहां पर स्विच हुआ था, तो मुझे 2 कमांड चलानी पड़ी। तो मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि इसने नई ब्रांच क्रिएट भी की होगी और उस पर स्विच भी कर दिया होगा। तो अभी तक मैं मास्टर ब्रांच पर हूँ। लेट्स चेक कि इसने नई ब्रांच क्रिएट की है क्या और मुझे उस पर स्विच भी कर दिया है क्या। यस, इसने नई ब्रांच क्रिएट भी कर दी, सेकंड ब्रांच, और मुझे उसके ऊपर स्विच भी कर दिया। तो यू गाइस कैन यूज व्हाटएवर यू वांट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस कोड में चेंज कर रहे हो तब आप कौन सी ब्रांच पर हो, मास्टर पर मत रहना। आपको गिट ब्रांच करके आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सी ब्रांच पे काम कर रहे हो। अगर आप मास्टर पे भी काम कर रहे हो तभी तो हम लर्निंग ही कर रहे हैं, कोई फर्क होने वाली बात नहीं है। बट आई जस्ट वांटेड कि आप लोगों में हैबिट बने जो कि कॉमन स्टैंडर्ड होते हैं उसकी। ठीक है, सो दिस इज द कॉमन वर्कफ्लो। मैंने इसमें लिंक दिया हुआ है, यू गाइस कैन रीड मोर अबाउट दैट इफ यू वांट टू नो समथिंग एडवांस। ओके, ठीक है, तो ये हो गया ब्रांच। कुछ क्वेश्चन है इस कॉमन वर्कफ्लो ऑफ गिट समझने में, ब्रांच वगैरह को? Everybody okay? Okay, great then. So let's move the next part I have written is understand difference between local repo versus remote repo. कौन बताएगा मुझे कि लोकल रेपो में क्या डिफरेंस होता है? ने मुझे चूज करने दो। लेट मी आस्क कि मैं चूज करूं किसी को।
तेजेंद्र सिंह, आप बताओ कि क्या डिफरेंस होता है लोकल रेपो में और रिमोट रेपो में। अनम्यूट योर माइक तेजेंद्र। अरे अनम्यूट तो कर लो भैया, अगर आप आप बोल रहे हो तो। तेजेंद्र यू देयर? हेलो सर। हाँ, क्या डिफरेंस होता है लोकल रेपोजिटरी में और रिमोट रेपोजिटरी में? सर लोकल तो लोकल होती है और सर रिमोट वाली टिपिकल होती है। टिपिकल से मतलब? सर मैकेनिकल। सॉरी सर मैकेनिकल। मैकेनिकल भी नहीं समझ पाया मैं तो, कुछ नॉर्मल शब्दों में समझाओ। सर गिटहब पर अकाउंट बनाया है? यस सर। ओके, तो जो गिटहब पर अकाउंट बनाया है वहां पर कोई फोल्डर भी बनाया है, रेपोजिटरी बनाई है? सर वो नहीं बने अभी। वो नहीं बनी अभी, ठीक है, फिर आप रहने दो। हर्ष राठौड़, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल रेपो वर्सेज रिमोट रेपो? आपकी साउंड ही नहीं आ रही हर्ष। ठीक है, आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं, आपकी साउंड नहीं आ रही है मुझे तो। आप म्यूट कर दो अपने आप को। यशवर्धन, आप बताओ क्या डिफरेंस है लोकल रेपोजिटरी वर्सेस रिमोट रेपोजिटरी? यशवर्धन सिंह। यस सर, अपनी डायरेक्ट और रिमोट के से सर्वर के ऊपर अपनी डायरेक्ट बंदी तो टीम के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो लोकल रेपोजिटरी, जैसे हर्ष यश ने बताया कि जो आपके कंप्यूटर में जो आपके लोकल सिस्टम पर जो रेपोजिटरी आप बना रहे हो वो लोकल हो गई। कमिट जब तक आप करते हो वो आपके लोकल रेपोजिटरी में सेव होते हैं। और रिमोट रेपोजिटरी Yes, जो sir. आपके रिमोट रेपोजिटरी जो आपके सर्वर पर है, गिटहब पर है, वो आपकी रिमोट रेपोजिटरी है। तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। व्हेन आई से लोकल रेपो दैट मीन्स कि आपके कंप्यूटर पर जो .git फोल्डर बना हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। व्हेन आई से रिमोट रेपो दैट मीन्स जो गिटहब के ऊपर जो रेपोजिटरी बनी हुई है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन लोकल ब्रांच वर्सेज रिमोट ब्रांच। तो सिमिलरली लोकल ब्रांच मतलब जो आपके ब्रांच जब आप बना रहे हो, यहाँ पर ये जो मैंने दोनों ब्रांच बनाई है, न्यू ब्रांच और सेकंड ब्रांच, दीज आर माय लोकल ब्रांच। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोकल पे बनाई है। जब मैं इनको पुश कर दूंगा रिमोट पर, तब ये वहां पर क्रिएट हो जाएंगी। तो इफ आई सी गिट ब्रांच -a, देन यू विल सी कि ये सारी जो ऊपर है ये सारी लोकल ब्रांच है, और जो नीचे रिमोट के साथ में आ रही है ये सारी आपकी रिमोट ब्रांचेज हैं। मतलब आपके गिटहब सर्वर के ऊपर ये ब्रांचेज आपकी रेपोजिटरी के लिए बनी हुई है। ठीक है, सो लोकल ब्रांच जिसके ऊपर आप लोकली काम कर रहे हो, आप करते जाओ करते जाओ। जब आप इसको यहाँ से पुश करोगे अपने रिमोट रेपो के ऊपर, तो ये वहां पर क्रिएट होगी। ठीक है, फास्ट ट्रैक तो मैं कई बार रिपीट कर ही चुका हूं कि जब भी आपको कोड करते हो उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस करते हो, फिर आप गिट स्टेटस कमांड चला करके चेक करते हो कि कोई अनट्रैक्ड या मॉडिफाइड फाइल है क्या। फिर आप उसको गिट ऐड करके स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हो, और फिर गिट कमिट करके स्टेजिंग एरिया की सारी फाइल्स को लोकल रेपो के अंदर कमिट करते हो, हिस्ट्री में डालते हो। एंड देन जो जो भी आपने कमिट किया है उन सारे कमिट को गिट पुश ओरिजिन आपके रिमोट ब्रांच का नेम उसमें पुश करते हो।
ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट गिट, राइट। थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, नाउ इट्स टर्न टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो ये कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो और वीडियोज में अपलोड कर दूंगा, सो यू गाइस कैन रिपीट दिस लेसन अगेन। मैं इस पे एनफोर्स कर रहा हूँ कि गिट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्रामर्स हैं अपने साथ में, दे नो इट वेरी वेल कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मेजोरिटी ऑफ द प्रोग्रामर स्ट्रगल विद इट। वो इसलिए स्ट्रगल करते हैं कि वो प्रोग्रामर जब उनका कैरियर शुरू करते हैं उसी के बाद वो गिट को पढ़ना समझना स्टार्ट करते हैं। सो आई इंक्लूडेड दिस गिट को इस कोर्स में वेरी अर्ली, कि आपको शुरू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन शुरुआत से ही आपकी हैबिट बनती हुई चले। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर टाइम लगता है समझने में तो भी लगाओ, बट यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद द गिट, राइट। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो गिट के ऊपर, यू कैन जस्ट राइट डाउन ऑन द क्लासरूम और हम लोग वहां पर डिस्कस कर लेंगे, और यू कैन सेंड मी ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट आपको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना है। नाउ अभी 8:47 हुए हैं, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। एक बार